नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जाती है, खबर वो है जो छुपाई जाती है, और छुपी हुई खबरों को सामने लेकर आते हैं हम हर दिन रात 9 बजे। उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है। उपयोगी साबित करने की कोशिश एक केंद्र की सरकार की तरफ से की गई, जिसमें पिछले एक सप्ताह से घमासान मचा हुआ है। सच क्या है, अभी सिर्फ सवाल है, ये जवाब भविष्य में नतीजों से तय होगा। लेकिन सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर इस कदर बंट गया है कि बंगाल से लेकर बिहार तक गूंज सुनाई दे रही है। संसद से सड़क तक संग्राम दिखाई दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज नादिर शाही निजाम बताया गया। पब्लिक की परेशानियों के नाम पर पॉलिटिक्स तो खूब हुई, लेकिन लोगों का सब्र अभी भी बना हुआ है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार एक घोटाले की तरह इस पूरे मामले को सामने लेकर आई है प्रधानमंत्री, लेकिन इस सब के बीच में आज नई बात कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी हर हाल में बनी रहेगी, ये देश के प्रधानमंत्री ने पिछले एक सप्ताह में दूसरी बार मीडिया के सामने आकर कहा। नोटबंदी पर जारी सियासत के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की किडनी फेल होने के चलते एम्स में भर्ती है। मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करने वाली सुषमा के जल्द ठीक होने के लिए देश दुआएं मांग रहा है। तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के लिए आपको लेकर चलेंगे बीबीसी के लंदन स्टूडियो। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की देश की बड़ी खबर से। प्रेस काउंसिल के गोल्डन जुबली समारोह में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ साफ कहा कि मीडिया और सरकार में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। मीडिया में आत्मनियंत्रण की व्यवस्था सही है। पीएम ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में आपातकाल लगाया गया था, जिसमें मीडिया पर तरह तरह के प्रतिबंध थे, जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। यानी साफ कहा, आज की स्थिति आपातकाल के जो आरोप लग रहे हैं वो सही नहीं है। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा, विजय माल्या का लोन माफ नहीं किया गया। उन्होंने स्टेट बैंक के राइट ऑफ कैटेगरी में माल्या को रखने पर कहा कि इसका मतलब बैंक द्वारा अकाउंटिंग बुक में लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लिया गया है। दरअसल एसबीआई ने माल्या सहित 63 कर्जदारों को 7,016 करोड़ रुपए का बकाया जो लोन डूबा हुआ था उसे मान लिया, जिसके बाद विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहा है। सरकार के फैसले के खिलाफ आज संसद से लेकर सड़क तक शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामा रहा तो राज्यसभा में भी विपक्ष ने जमकर हमला किया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने फैसले की जेपीसी से जांच की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस के आनंद शर्मा ने सरकार पर बीजेपी यूनियन का फैसला लीक करने का आरोप लगाया है। जबकि सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने चेंज पैसे को लेकर दिक्कत जो बताई है, वहीं जेडीयू के नेता शरद यादव ने कहा कि गरीबों के पास खाने को पैसे नहीं हैं। ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की हैं, वो अगुवाई करते हुए नजर आई। इस पूरी मुहिम की जो विपक्ष की है, राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला, उनके साथ कई दूसरे दलों के लोग भी शामिल हुए। ओमर अब्दुल्ला भी थे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सांसद भी थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मांग की है इन सब ने मिलकर कि इस फैसले को तत्काल वापस लिया जाए। मार्च में शिवसेना, तृणमूल नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी ने शिरकत की। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री अभी भी अपनी बात पर कायम है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। बिहार के मधुबनी में एक रैली में नीतीश ने कहा, हम 500, 1000 के नोट बंद करने के इस फैसले के हिमायती हैं। इससे काला धन बाहर आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अब बेनामी संपत्ति रखने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कतार में लगने वालों में जरूरतमंदों से ज्यादा किराए के मजदूर लगे हुए हैं। ये खुलासा यूपी के झांसी में ईटीवी के हमारे संवाददाता ने किया है। किस तरह से, देखिए, कतार में मजदूरों से ईटीवी संवाददाता ने जब बात की तो पता चला कि ये मजदूर 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कतार में लगते हैं लोगों के लिए पैसा लेने के लिए। जब संवाददाता ने मजदूरों को ये जानकारी दी कि आज से सभी की अंगुलियों पर काली स्याही लगेगी, तो लोगों ने दूसरा रास्ता बताया कि वो कल से अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को आधार कार्ड के साथ इसी कतार में लगा देंगे।
और आरएसएस मानहानि केस में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बेल मिल गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने भिवंडी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को झुकाने वालों की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा हूं। पिछले 7 दिनों से लगभग एम्स में भर्ती विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बीच उनका डायलिसिस चल रहा है। पीएम मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। खबर है कि पीएम उनसे मिलने एम्स भी जाएंगे। थल और जल में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले एम्फीबियन टैंक का आज तेलंगाना के संगारेड्डी में टेस्ट किया गया। मेडक जिले के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पहली बार तैयार किए गए इस टैंक की खासियत ये है कि ये थल और जल दोनों जगहों पर दुश्मनों पर हमला कर सकता है। रामायण सीरियल में विभीषण का किरदार निभाने वाला चेहरा आपको याद होगा, मुकेश रावल का। लेकिन अफसोस के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि उनका शव संदिग्ध हालात में मुंबई की कांदिवली रेलवे ट्रैक पर मिला है। परिवार के मुताबिक मंगलवार सुबह पैसा निकालने के लिए वो घर से बैंक गए थे, उसके बाद लौटकर वापस नहीं आए। तो खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। पत्रकारिता का ये सच सिर्फ हम नहीं कहते हैं हर दिन आपके सामने, बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी इसी बात को इस अंदाज में कहते हैं कि जो दिखता है, जो सुनाई देता है, उसकी सीमाएं खोजना ही पत्रकारिता है। देश में जब विपक्ष आर्थिक आपातकाल के आरोप लगा रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में खुलकर सामने आने के क्या मायने हैं, देखिए और समझिए। लोकतंत्र में सरकार का विरोध विपक्ष का अधिकार भी होता है और कर्तव्य भी, लेकिन इसी के साथ सरकार और विपक्ष के बीच भरोसे की एक डोर होती है। अगर ये डोर टूट जाए तो सियासत संवादहीनता और नफरत की शिकार हो जाती है। आज सरकार और विपक्ष के बीच रिश्तों की तल्खी यही हकीकत बयां कर रही है। सरकार हर फैसले को जनता के मूड की कसौटी पर कस रही है, तो विपक्ष भी जनता के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रहा है। दोनों के बीच ना कोई ताल है और ना ही कोई मेल। ऐसे हालात में सही और गलत की कसौटी बन जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, यानी मीडिया। ये बात देश के प्रधानमंत्री भी बखूबी समझते हैं। इसीलिए कहा, सरकार और मीडिया के बीच संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। ये टू वे चैनल अगर हमारी जीवंत होती है तो बदलाव की जो अपेक्षाएं हैं, दोनों तरफ अपेक्षाएं हैं, और उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। उसका लाभ किसी पार्टी इन पावर को या पर्सन इन पावर को नहीं मिलना चाहिए। मौका था नेशनल प्रेस डे पर प्रेस काउंसिल के समारोह का। हाल ही में एक टीवी चैनल पर एक दिन के बैन के विवाद को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने गलतियों से मीडिया का मूल्यांकन करने को गलत बताया और ये भी साफ कहा कि मीडिया में आत्मनियंत्रण की व्यवस्था सही है, सरकार को इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस क्षेत्र की स्वतंत्रता बनाए रखना, अभिव्यक्ति की आजादी को बरकरार रखना, गलती आपसे भी होती है, गलती औरों से भी होती है। गलतियों के आधार पर मीडिया का मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा। जनता की नब्ज बखूबी समझने वाले प्रधानमंत्री मोदी पत्रकारिता का कौशल भी बखूबी जानते हैं। इसीलिए कहा, जो दिखता है, जो सुनाई देता है, उसकी सीमाएं खोजना ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता का एक अनिवार्य हिस्सा ये भी है कि जो दिखता है, जो सुनाई देता है, उसके सिवाय भी कुछ खोजना। इसका महत्वपूर्ण अंग है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। मुद्दा और मौका चाहे कोई भी हो,
पीएम मोदी भविष्य की तस्वीर उकेरने में पीछे नहीं रहते। इसीलिए बोले, मीडिया सरकार की जानकारी को बढ़ाकर बदलाव में बड़ा योगदान दे सकती है। सरकार को जानकारियां देने के तरीके अगर 30 साल पुराने होंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन सरकार में ये बदलाव लाने के लिए भी, सरकार की इस कार्यशैली में बदलाव लाने के लिए भी प्रेस काउंसिल के सीनियर लोग मदद कर सकते हैं। जब जब देश की सियासत लड़खड़ाती है तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही उसे संभालता है। जब देश में सियासत अविश्वास के दौर से गुजर रही हो तो ऐसे में प्रधानमंत्री का अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन जनता, सरकार, विपक्ष और मीडिया को एक नई डोर से बांधने का काम कर सकता है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। और संसद से सड़क तक आज नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष की आवाज बुलंद हुई। कई दल एक साथ आए। हालांकि विपक्ष की इस पूरी कवायद में ये सच भी सामने आ गया कि दरअसल एकजुटता सिर्फ इस मुद्दे पर दिखाने की कोशिश तो हुई, लेकिन सफल नहीं हो पाई। लेकिन क्या कुछ हुआ आज दिन भर संसद से सड़क तक, ये बताना भी जरूरी है। मोदी सरकार का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनता की मुश्किलों पर ममता बरसाने कोलकाता से दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आज संसद भवन में प्रदर्शन कर ये पैगाम पहुंचाया कि नोटबंदी के मसले पर केंद्र सरकार को बख्शने के मूड में वो बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति भवन तक कूच करने के लिए लेफ्ट का साथ तो नहीं मिला, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला दीदी के साथ खड़े दिखे। केजरीवाल को भी दीदी की अगुवाई गंवारा नहीं थी, लेकिन जनता की तकलीफों से बने दबाव के चलते ही सही अपने सांसद भगवंत मान को जरूर भेजा। हालांकि गुरुवार को साझा रैली पर दोनों की सहमति बन चुकी है। जेडीयू के आने की उम्मीद तो पहले भी नहीं थी, क्योंकि लाल किले पर निगाह रखने वालों की कतार में नीतीश खुद को ममता से आगे पाते हैं। हालांकि नीतीश ने मधुबनी में आज एक बार फिर काले धन के खिलाफ हो रही किसी भी कार्रवाई के समर्थन में खड़े होने की बात दोहरा दी है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक भी अभी तक समर्थन में डटे हुए हैं। कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि स्वयंभू मोदी विरोधियों को तवज्जो देकर वो अपनी जगह साफ नहीं कर सकती। लेकिन दीदी की कामयाबी रही एनडीए के घटक दल और केंद्र सरकार में शामिल बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना को साथ लेना। और इस काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलकर ममता बनर्जी ने बाकायदा एटीएम की नई परिभाषा भी गढ़ दी। पहले एटीएम का एक मीनिंग था कि ऑल टाइम मनी, और अभी बोलता है एटीएम आएगा तो अब मिलेगा। जनता ने क्या करेगा, क्या खाएगा? तो इसी के लिए हमने कहा कि आपने देश का राष्ट्रपति जी हो, कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन हो, आप गवर्नमेंट के साथ बात करें। तो नंबरी कारोबार करके जो काला धन पैदा किए हैं, उनका काला धन बर्बाद होगा, इसलिए हम इसके हिमायती हैं। तो देश की राष्ट्रीय राजधानी से दूर आर्थिक महानगरी मुंबई के भिवंडी कोर्ट से जमानत मिलने से उत्साहित कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी एक बार फिर एटीएम पहुंच गए। हालांकि पैसे तो नहीं निकाले, लेकिन कतार में खड़े लोगों की पीड़ा जरूर समझी। बिल्कुल बिना प्लानिंग की नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है। और जो सच्चे ब्लैक मनी के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो यहाँ पे लाइन में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सड़क के शोर में संसद भी अछूती नहीं रही। लोकसभा तो दिवंगत नेताओं की श्रद्धांजलि के साथ स्थगित हो गई, लेकिन राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने देश में हाहाकार की स्थिति बताई। बोले, किसानों की खेती ठहर गई है, मजदूरों की दिहाड़ी बंद हो गई है, गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, लोग अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे निकालने के लिए जान गंवा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये नादिर शाही सरकार बिना डॉक्टर के सरकारी सर्जन बन बैठी है। कि आपने सब बिना डॉक्टरी के सब सर्जन बन गए।
हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक है, हम भी थोड़ी सी कर लेते हैं। बेटियों की शादियां रद्द हो गई, पिताओं ने माताओं ने आत्महत्याएं कर ली, बरातें वापस जा रही हैं, प्राइवेट अस्पताल पैसा नहीं ले रहा, मरीजों की लाश को रिलीज नहीं कर रहा, मरीज वहां तड़प रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। चर्चा के दौरान बीएसपी प्रमुख मायावती और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी जनता की मुश्किलों का जिक्र किया। तो जेडीयू नेता शरद यादव ने भी नीतीश से अलग लाइन लेते हुए सरकार पर हमला बोला। बच्चों की फीस का है, बच्चे बढ़ेंगे, उनकी शादी का, उनके पास पैसा नहीं है। पूरी तैयारी होती है तो फिर पूरे देश में ऐसे आर्थिक इमरजेंसी व भारत बंद वाले हालात पैदा नहीं होते। Are you catching black money or giving them opportunity to convert that into white? मैं मानता हूं कि सरकार ने ऐसा काम किया कि जैसे कोई राजधानी ट्रेन से, चलती ट्रेन से कूद पड़े। पूरा देश आपने लाइन में लगा दिया। किसको लाइन में लगाया आपने? जो ईमान वाले लोग। जाहिर है जवाब देने के लिए सरकार के सक्षम मंत्री सामने आए। पीयूष गोयल ने इसे ईमानदारों के सम्मान वाला फैसला बताया, तो वेंकैया नायडू ने भी चुन चुन कर विपक्षियों की खबर ली। पहली बार मुझे लगता है इस देश में ईमानदार का सम्मान हुआ है और बेईमान का नुकसान हुआ। जो होना है वो 2014 में हो गया, जो होना है बाकी है वो 2019 में दोबारा होगा, उसमें कोई अनुमान नहीं है। लेकिन संसद से सड़क तक हो रही इस सियासत के विपरीत जमीनी हकीकत का जिक्र करें तो असम के बारपेटा के एक बैंक में घुसने को बेताब भीड़ की ये तस्वीर देखिए। देश के दूसरे हिस्सों में भी कुछ कतारें इस तरह की नजर आ रही हैं। कोई भीड़ में हो रही परेशानी की वजह से दम तोड़ रहा है तो कोई अस्पताल के बेड पर। मुमकिन है सरकार के इस फैसले से आतंकियों की कमर टूटेगी, कश्मीर के पत्थरबाजों का हौसला टूटेगा, नक्सलियों पर नकेल कसी जाएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। लेकिन देश का दर्द देखकर लगता है कि फैसले से पहले की तैयारियों में कहीं न कहीं चूक जरूर रह गई, वरना दशकों तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस को नसीहत देने का मौका नहीं मिलता। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। और देश भर के हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको भी अगर लगता है कि देश का विपक्ष एकजुट होकर जो आवाज बुलंद कर रहा है वो सच है, या देश की सरकार और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सच है, तो वो अपने आसपास की तस्वीरें हमसे जरूर साझा करें और सच के साथ आगे बढ़ें। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। जब वापस आएंगे तो आज आपके सामने हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में आज जो कुछ हुआ, जिस तरह की बयानबाजी हुई, जिस तरह की चिंता जाहिर की गई, क्या वाकई जमीन पर तस्वीर वैसी ही है? और अब वापस रुख करते हैं देश की सियासत का। मुझसे कहा गया, संसद देश की धड़कन को प्रतिबंधित करने वाला दर्पण है, जनता को जनता के विचारों का नैतिक समर्पण है। लेकिन क्या ये सच है? अपनी कविता के जरिए ये सवाल पूछा था कवि धूमिल ने। आज फिर ये सवाल प्रासंगिक हो उठा है, क्योंकि देश की संसद में छाई हुई है जनता की तकलीफ। पूरा विपक्ष नोटबंदी पर जनता के नाम पर लामबंद है। लेकिन बात सिर्फ नोटबंदी तक सीमित नहीं। किसी को प्रधानमंत्री में हिटलर और मुसोलिनी दिखाई दे रहा है तो कोई टीवी में पीएम मोदी के छाए रहने से परेशान है। सरकार कह रही है कि नोटबंदी से ईमानदार का सम्मान और बेईमान का नुकसान होगा। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि क्या लोग ढाबों पर क्रेडिट कार्ड से खाना खाएंगे, और क्या एटीएम का मतलब हो गया है आएगा तब मिलेगा? हम समझने की कोशिश कर रहे हैं नोटबंदी पर विपक्ष की आवाज क्या वाकई देश की जनता की आवाज है? सरकार की ये घेराबंदी कितनी असरदार साबित होगी, और क्या वाकई विपक्ष एकजुट है भी? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ है बीजेपी के नेता जगदंबिका पाल साहब, कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा, जेडीयू से नीरज कुमार साहब और वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक साहब।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में संजय झा आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आनंद शर्मा आज सुर्खियों में सबसे ज्यादा रहे। सबसे प्रभावी भाषण उनका देश की संसद में सुनने को मिला, बहुत कुछ बोला, हमारे दर्शकों को हमने सुनाया। लेकिन एक सवाल उठता है, बार बार इस फैसले की निंदा कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो हो रही है, उसके बीच प्रधानमंत्री को हिटलर, मुसोलिनी, नादिर शाही, ये इस तरह की उपमाएं क्यों दी जा रही है? प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द पूरी कहानी क्यों टिकी हुई है? सरकार का फैसला है। आवाज ही नहीं आ रही कान में हमारे। संजय झा साहब से पूछा ये सवाल मैंने। संजय झा साहब के पास तकनीकी परेशानी की वजह से हम नहीं जा पाए हैं। मैं मेरे वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक साहब के पास जाती हूँ। वैदिक साहब, सवाल जो मैंने कांग्रेस से किया था वही आपसे करना चाहती हूँ। ये पूरी की पूरी कांग्रेस का और विपक्ष का जो आरोप है, वो प्रधानमंत्री को इतना जो बार बार उपमाएं दी जा रही है, इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, विपक्ष का काम ही विरोध करना है, और वो विरोध कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। आम जनता को जितनी भयंकर असुविधा हो रही है, उसे देखते हुए कांग्रेस का विरोध और विरोधियों का विरोध कोई अस्वाभाविक नहीं है, वो स्वाभाविक है जी। लेकिन मेरा कहना यह है कि कम से कम इनको इस बात की तारीफ करना चाहिए, विरोधियों को, कि प्रधानमंत्री ने काले धन के खिलाफ एक मुहिम तो चलाई। अब उस मुहिम को चलाने के पहले गंभीर प्लस माइनस का विचार होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया जी। इसीलिए भयंकर असुविधा लोगों को हो रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि विपक्ष को आम आदमियों की तकलीफ को प्रतिबिंबित तो करना चाहिए जी, लेकिन कुछ सहयोग का वातावरण भी बनाना चाहिए जी, वरना लोग ये मानेंगे। लेकिन समझना मैं ये चाहती हूँ वैदिक साहब, विपक्ष का काम है विरोध करना सरकार की उन नीतियों का जो सही नहीं है। लेकिन आज जनता इस पूरे मामले में, ऐसा लग रहा है पूरे देश में माहौल जिस तरह का बन रहा है, हर आदमी इस फैसले की तारीफ करता नजर आ रहा है। हालांकि जो सामने कहा जा रहा है वो है, हालांकि ये खबरें बार बार आती है कि पीछे से सब बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ है। क्या वाकई में ये जो सामने कहा जा रहा है और पीछे जो बोला जा रहा है उसमें इतना बड़ा फर्क है? और साथ ही नीरज कुमार जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज कुमार साहब, आज भी नीतीश कुमार स्वागत कर रहे हैं, उनको लगता है कि प्रधानमंत्री का यह फैसला सही है? देखिए, काला धन के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसका समर्थन किया। मेरा सवाल केवल एक है कि आपने अभी पूर्व में चर्चा भी मीना जी किया कि कुछ लोग जो बड़े पैमाने पर लोग हैं उसके पक्ष में बोल रहे हैं। एक तबका है जुबान चलाने वाला और एक गरीब तबका है जो अपनी जुबान नहीं चलाता है, जो एटीएम से नहीं जुड़ा हुआ है, बैंक से नहीं जुड़ा हुआ है, उसकी मना पीड़ा और प्रक्रिया में जो आपने जो मंत्री परिषद के सदस्यों को जानकारी नहीं, आपने ये फैसला लिया, लेकिन जो वैकल्पिक रणनीति आपको बनानी चाहिए थी, जो आम लोग परेशान है उससे, अब भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी होगी? 83% इनके सांसद करोड़पति हैं, तो बांध जाने पर 100 की पीड़ा। इनको एहसास होगा कि गरीबी किसको कहते हैं। इसलिए मेरा सवाल ये है कि काला धन पर अगर आप कार्रवाई करने की आपकी नीयत साफ है, तो आप जो विभिन्न स्रोत हैं उस पर हमला करिए और चीजें ऊपर से ठीक होती है। देश के बड़े घरानों को आप टैक्स में छूट दे रहे हैं जी। आम लोग रोजमर्रे की जिंदगी के लिए परेशान हो रहा है, तो वैकल्पिक रास्ता क्या होगा, ये हमने आज पार्लियामेंट में अपनी बातों को रखा है। और हम ये समझते हैं कि अब काला धन ही नहीं, बेनामी संपत्ति को भी जब्त करने की कार्रवाई जनता दल यू मांग कर रहा है जी। जगदम्बिका पाल साहब, ये सवाल जो विपक्ष ने उठाया है, नीरज कुमार ने, जेडीयू ने और पूरा विपक्ष इसमें एकजुट नजर आ रहा है, उसके बीच ग्राउंड पर जनता को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसका जवाब, उसकी रणनीति, उसको कैसे समाधान करेंगे? क्या लगातार सरकार इस दिशा में कुछ सोच रही है, देख पा रही है जनता की परेशानियां? नहीं, देखिए, नीरज कुमार जी ने जो सवाल उठाया बिल्कुल ठीक सवाल उठाया है।
नीरज जी या उनके पार्टी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये फैसला किया तो उस प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया। और आज भी अभी देखा आपने नीरज जी ने बेनामी संपत्तियों की बात पे भी कहा कार्रवाई। तो इस सवाल ये है कि आज एक पार्टी का जो एक रवैया है वो एक जिम्मेदारी का है कि आप इस पार्टी के जो इस देश के सामने एक काला धन, फेक करेंसी या करप्शन, ये जो 3 महत्वपूर्ण देश के सामने समस्याएं थी, यही विपक्ष कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी बीएसपी हो, ये सवाल करती थी कि नरेंद्र मोदी जी ब्लैक मनी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं, फेक करेंसी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर आज एक नीतिगत साहसिक कदम लिया गया, एक बड़ा कठोर फैसला किया गया, तो क्या आज जिस तरह से विपक्ष गोलबंद होकर के इस फैसले को स्कैम की संज्ञा दे रहा है, हिटलर और मुसोलिनी की तरह से मतलब तुलना किया जा रहा है, तो क्या मोदी जी को के ऊपर जिस तरह से इस फैसले के नीति मेरिट डिमेरिट्स पे कोई चर्चा नहीं हो रही, बल्कि संजय झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि बात फैसले के मेरिट पे नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि प्रधानमंत्री को किस तरह से घेरा जाए। इस फैसले के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे चर्चा करना ज्यादा सही नहीं होगा। संजय झा, क्या वजह है कि सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है बार बार? मीना जी, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गंभीर मसला है और जिस तरीके से हमारे देश में अभी तबाही मची हुई है, अब आप देख रहे हैं कि मैंने पढ़ा था कि लगभग 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें नादान बच्चे हैं, मासूम बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं। अब आप ये बताइए कि ये कैसी नीति है कि भारत के 33 लोगों की मौत हुई और भारत के प्रधानमंत्री समझते हैं कि ये बहुत ही सफल रहा है, ये कामयाब रहा है। देखिए, ये सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी और सबसे जो एक बनावटी और जो पाखंडी राजनीति हुए है काला धन को लेके, वो ये है और ये सच्चाई है कि जो बड़े मछली, जो बड़े मगरमच्छ जिनको पकड़ रहे थे, उन्होंने तो पैसे बहुत पहले अपने विदेश में रखे हुए हैं। पूरी तरीके से अखबारों में खबर आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद उनके बंगाल में और ढेर सारे और भी राज्यों में उनको पहले से मालूम था, उन्होंने अपने काले धन को सफेद किया हुआ है जी। तो ये तो एक देश के साथ मजाक हुआ है। देखिए, जब उन्होंने इसका ऐलान किया था मीना जी, तो सबने कहा था कि यदि आप काला धन हटाएंगे तो उसमें कौन उस पर थोड़ी कोई विरोध करेगा। परंतु जिस तरीके से इन्होंने इसके एक राजनीतिक रंग दिया है, भारत के लोगों को तबाह करके रखा है, परेशानी और मुसीबत उनकी बढ़ाई है। ये जो लोगों की परेशानी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं संजय झा साहब, लोगों की जिस परेशानी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं वेद प्रताप वैदिक साहब आपसे समझना चाहती हूँ, बतौर इस देश के वरिष्ठ पत्रकार, आपकी नजर जनता पर भी होती है और नेताओं पर भी होती है। क्या आप महसूस करते हैं कि जितनी बुलंद आवाज देश के नेताओं के द्वारा बनाई जा रही है, दिखाई जा रही है, उतनी इस विषय के विरोध में जनता है? नहीं, जनता, देखिए, जनता की राय और हमारे विरोधी नेताओं की राय में थोड़ा सा फर्क है और वो थोड़ा सा फर्क बहुत महत्व रखता है। फर्क ये है कि जनता की जो भयंकर तकलीफ है वो नेताओं को नहीं है तकलीफ, जनता को बहुत तकलीफ है, लेकिन जनता फिर भी कह रही है कि प्रधानमंत्री ने ये फैसला देश के हित के लिए किया है। उन बेचारे आम आदमियों को समझ में नहीं है कि क्या हित होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, लेकिन वो पक्का ये मानते हैं कि फैसला राष्ट्रहित में किया गया है जी। मैं समझता हूँ, हाँ, उनको बड़ी उम्मीद बनी हुई है जी। अगर हमारे सारे विरोधी नेता मिलकर ये माने कि भाई ब्लैक मनी खत्म होना चाहिए थी, लेकिन उसको लागू करने का तरीका इनको बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए था, वो नहीं किया इन्होंने। तो उसमें सहयोग करें, लाखों कार्यकर्ता हैं, वो जुट जाएं, किसी तरह से लोगों को तुरंत मदद हो, और फिर भी अगर ये फेल हो जाए मामला 10-15 दिन तक और इसी तरह से खिंचता रहे, तो फिर जो सरकार को या नरेंद्र मोदी को हम लोगों ने चुनाव के पहले और बाद में भी सुझाव दिया था, बाबा रामदेव जी ने, वो बोकील ने, हम लोगों ने ये कहा था कि 1000, 500 और 100 के नोट एकदम खत्म किए जाएं और इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाए, ताकि एक ही रात में पूरा देश 15 लाख करोड़ रुपए
तुरंत जमा करा दे बैंकों में और बैंकों का ट्रांजैक्शन पर 1% या 2% लगा दे, तो टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे जितने पैसे इकट्ठे होंगे वो कुल टैक्सेशन से ज्यादा पैसे इकट्ठे होंगे। लेकिन अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में तो घुस गए नरेंद्र मोदी। चक्रव्यूह में घुसना, इस चक्रव्यूह से निकालने के जो रास्ते बताए जा रहे हैं, उस रास्ते की दिशा में संजय झा, क्या कांग्रेस भी कोई विकल्प दे रही है सरकार को कि अगर आप ये सुझाव मानते हैं तो ये फैसला आपका ज्यादा कारगर हो सकता है, जैसे वैदिक साहब ने बताया? संजय झा साहब, तकनीकी परेशानी की वजह से मैं मेरे गेस्ट के पास नहीं जा पा रही हूं। मैं आपके पास आऊंगी। जगदंबिका पाल साहब, जो दबाव विपक्ष लगातार बना रहा है और राष्ट्रपति जी से जो मांग की गई है कि तुरंत इस फैसले को वापस लिया जाए, क्या दबाव में है सरकार या फिर तैयार है कमर कस के जो विकल्प बताए जा रहे हैं, जो समाधान बताए जा रहे हैं, उनकी दिशा में सोचा जा रहा है? जिस तरीके से ममता जी राष्ट्रपति के पास गई, आखिर आप देखिए उनको इतना ज्यादा इस फैसले से, जिस तरह से कभी वो बंगाल से दिल्ली नहीं आती थी, आज जैसे बंगाल में का इशू हो, आज दिल्ली की सड़कों पे वो निकल करके पार्लियामेंट से बाहर चली गई राष्ट्रपति के साथ। शिवसेना एक तरफ बंगाल में सेकुलरिज्म की बात करती है, एक तरफ बंगाल में धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और शिवसेना को ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन कौन सी ऐसे कारण थे कि ममता को शिवसेना के साथ राष्ट्रपति के साथ जाना पड़ा? जिसमें मुझे तो राजनीति नजर आती है कि चाहे वो शारदा स्कैम हो या नारद स्कैम हो, मतलब वो हो या मायावती जी का जिस तरीके से 8 को ये फैसला हुआ, 9 तारीख को उन्होंने अपने प्रत्याशियों को बुला करके और सभी को उन्होंने एक एक झोला वापस किया। उसमें कौन सी चुनाव सामग्री थी जिसको मीडिया के लोगों ने विजुअल किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किया? तो मुझे लगता है कि या तो कहीं न कहीं इस फैसले से जो आम जनता नहीं, जो ब्लैक मनी वाले के खिलाफ हमने कार्रवाई की, लेकिन ये भी कहीं अपने को प्रभावित महसूस कर रहे हैं क्या? क्योंकि जिस कारण से एक साफ बात वैदिक जी ने कहा, आदरणीय वैदिक जी ने कहा, संजय झा, सरकार और पार्टी के लोग बीजेपी के आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उनका दर्द है ये। आप ये बताइए कि क्या विपक्ष ने कोई सुझाव की एक फहरिस्त सरकार को दी कि इस फैसले को इस तरह से ठीक करके ब्लैक मनी हटाने के रास्ते में हम भी आपके साथ हैं? देखिए मीना जी, आपने सही प्रश्न पूछा है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इसमें सोचने की बात ही नहीं थी। यदि सरकार को बड़े मछली को पकड़ना है, जिसके पास 90 से 95% उनके पास काला धन है, तो उनके पास सबके नाम हैं। अब आप देखिए, आज ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विजय माल्या के 1200 करोड़ का जो लोन था उसको राइट ऑफ कर दिया। तो आम आदमी क्यू में खड़ा होकर अपने 4500 रुपये उठाने के लिए उसको इंगली में काला एक इंक का निशान लगाया जाता है, और यहाँ विजय माल्या लंदन में बैठे हुए हैं, वहां स्ट्रॉबेरीज और क्रीम खा रहे हैं और उनको 1200 करोड़ माफ कर दिया गया है जी। अब ये क्या, आप काला धन के तरफ आप क्या कदम उठाएंगे जी? ललित मोदी तो 3 साल से वहां बैठे हुए हैं। अरुण जेटली ने कहा था मैं उनको वापस ले आऊंगा क्योंकि कम से कम 50,000 करोड़ का तो वहां भी काला धन का आरोप है। कहना चाहते हैं संजय झा साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रायोरिटी में जो फैसले सरकार को लेने चाहिए थे उसमें ये भी होना चाहिए था, लेकिन प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए थी। नीरज कुमार जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूं। आज पूरा विपक्ष एकजुट होने की जो कोशिश दिखाया, उसके बीच में नीतीश कुमार और शरद यादव ही अलग अलग दिशा में खड़े नजर आ रहे हैं। क्या विपक्ष की ये जो धार बनाने की कोशिश है, ये एकजुटता बनी रहेगी आने वाले दिनों में? देखिए, विपक्ष एकजुट रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सवाल इस बात का, अरे साहब, शरद यादव और नीतीश कुमार एक साथ नहीं है, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। काला धन पर कार्रवाई नहीं, एक मिनट, मुझे नहीं, माननीय शरद जी ने जो पार्लियामेंट के अंदर आज कहा है, आप देख लीजिए उठा करके, उन्होंने प्रक्रिया का सवाल उठाया कि आप 50 दिन का मोहलत मांग रहे हैं। 50 दिनों की पीड़ा जो किसानों का है, खेत मजदूरों का है, गरीब लोगों का, उसको कैसे आप उसका कैसे समाधान करेंगे? क्या ये तो विपक्ष भी मांग कर रहा है कि जो फैसले लिए गए
आपने वैकल्पिक रणनीति नहीं बनाई, क्योंकि प्रबंधन आपके जिम्मा में है। अब देश के अंदर में आप पता लगा लीजिए कितना हमारा लिटरेसी रेट है, बैंकिंग सेक्टर का क्या स्थिति है, कितने ब्लॉक हो गए, अंचल है जहाँ 1-2 बैंक की शाखा समस्याओं की फहरिस्त लंबी हो सकती है। अभी तो सवाल ये है कि ये विपक्ष सड़क से संसद तक जो एकजुटता दिखा रहा है। वेद प्रताप वैदिक साहब, बहुत संक्षेप में छोटा सा सवाल, विपक्ष की इस धार में तेजी देखेगी आने वाले दिनों में संसद के इस सत्र के दौरान? जी, विपक्ष तो और तेजी से पेश आएगा, क्योंकि लोगों की कठिनाई अभी संभलते नहीं बन रही है जी। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि रोज जिस तरह से वो अपनी कार्रवाई में सुधार कर रही है और सुधार करती जाए, लोगों की सुविधाओं का अधिक से अधिक ध्यान रखे जी। अमित शाह कहते हैं कि उनकी पार्टी में 13 करोड़ लोग हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उन 13 करोड़ लोगों को झोंक दें, उनको लगा दें, युद्ध जैसी स्थिति है। वरना ये तो मान लीजिए कि इतना भयंकर नुकसान भाजपा को होगा कि जितना पिछले 50-60 साल में नहीं हुआ जनसंघ से लेके भाजपा को जी। इस नुकसान से बचने का एक ही तरीका है कि कार्यकर्ताओं को झोंक दें, लोगों की मदद करें, और फिर अगर नहीं बनती है इस पर भी बात, तो इस योजना को वापस ले लें। या जैसे हमने कहा, फिर क्या वजह है कि इतना कठोर फैसला प्रधानमंत्री ने और उनकी सरकार ने लिया? उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं है, इस बात का आकलन नहीं है जो आप कह रहे हैं? नहीं, वो एक तरह से गोपनीयता बनाकर रखना चाहते थे, और गोपनीयता बनाकर रखने में ही मैं समझता हूं कि ये सारी गलतियां हुई हैं। लेकिन जो योजना हमने पेश की थी उसमें गोपनीयता की कोई जरूरत नहीं थी। खुलेआम उस योजना को पूरे देश में घोषित किया जाता, लागू किया जाता, कोई विरोधी उसका विरोध कर ही नहीं सकता था जी। वो चमत्कार हो जाता, एक प्रकार की क्रांति हो जाती देश में जी। और अभी भी मौका है, मोदी जी चाहें पूरी कैबिनेट में इस बात को लाएं, सबसे बहस करें। एक से एक अनुभवी और योग्य लोग उनकी कैबिनेट में हैं, और विरोधी लोग तो और भी ज्यादा योग्य लोग हैं। मनमोहन सिंह जी इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, इन सब लोगों से बात करें। कहा गया, ये बात भी आई थी कि प्रणब मुखर्जी, जब प्रणब मुखर्जी चाहते थे ये फैसला लेना कांग्रेस के शासन में, ये बात भी आई थी वेद प्रताप वैदिक साहब। जी, एक देखिए बेसिक जो फर्क है कांग्रेस के लोगों में और भाजपा की सरकार में, वो ये कि कांग्रेस के लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जी। चाहे उन पे भ्रष्टाचार के आरोप हों, अकर्मण्यता के आरोप हों, डरपोक कहे जाएं, वो दादागिरी नहीं, हिटलर और मुसोलिनी वाली दादागिरी नहीं हो उनमें, लेकिन वो जनता से जुड़े हुए। जगदम्बिका पाल साहब, क्या सरकार इस बात को तैयार है कि विपक्ष के साथ बैठ के इस मुद्दे पर जनता की समस्या के समाधान के रास्ते तलाशे? हमेशा तैयार है। आखिर तैयारी ही का ही एक परिणति है कि जिस आज राज्यसभा में, लोकसभा में तो एक वर्तमान संसद सदस्य दिवंगत हो गए थे, तो इसलिए सदस्य, लेकिन आज हाउस के सारे बिजनेस को रोक करके सरकार ने कहा कि हम डीमोनेटाइजेशन पे या इस जो बैन लगा है इस पे हम चर्चा के लिए तैयार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे इस कार्यक्रम को अब यहीं रोकना पड़ेगा। देश भर के दर्शक हमारे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हर पक्ष को सुनाकर सच जो है वो सामने लाया जाए और उनकी बात को देश की सरकार तक पहुंचाया जाए। यहाँ पर बहुत छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे देश की एक और सफल बेटी से जो किस तरह से हिमालय जाने की तैयारी कर रही है। जरूर देखिएगा। संसद से लेकर सड़क तक कितना भी हंगामा हो, हम देश के इस पहले प्राइम टाइम शो में, जिसमें हर दिन देश की एक सफल बेटी की कहानी आपको जरूर बताते हैं और बार बार कहते हैं कि देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। तो आज आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश, मिलवाते हैं सोलन की श्रुति गुप्ता से। दूसरी बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुकी श्रुति कथक डांसर हैं। हाल ही में -24 डिग्री तापमान में खारदुंग ला दुर्रा की 18,380 फीट ऊंची पहाड़ियों पर कथक नृत्य करके अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं और ये परफॉर्मेंस देश के सैनिकों को समर्पित की है। 29 साल की ये बेटी इससे पहले भी -4 डिग्री तापमान में 17,000 फीट ऊंचाई पर कथक कर चुकी हैं।
क्लासिकल डांस में एमए कर रही श्रुति बचपन से ही कथक का शौक रखती हैं और भविष्य में माउंट एवरेस्ट पर कथक करने का सपना देख रही हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। तो माउंट एवरेस्ट पर भले ही आप न जा पाएं, लेकिन इनका वीडियो जरूर देख सकते हैं। कथक डांस अगर आप देखने के शौकीन हैं। बहरहाल इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति। इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं, प्रदेश 18 की वेबसाइट पर अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने आसपास की खबरों को हमसे साझा कर सकते हैं। इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।